नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS भाई नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है मूल रूप से आप कलाकारों से संबंधित है और भारतीय समकालीन चित्रकला में हम लोग बहुत सारे कलाकारों को देखेंगे, जिसमें सबसे बड़ा डाटा आता है भारतीय चित्रकला का पुनरुत्थान और बंगाल शैली। आप जानते हैं बंगाल शैली आपके सिलेबस में, और बंगाल शैली और उनके कलाकार बहुत अच्छे से पूछे भी जाते हैं। तो जो भी क्वेश्चन अभी तक बन चुके हैं या भी जो भी बनने वाले हैं, उन सभी को यहाँ समेकित करने का प्रयास किया जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम लोग E.V. हैवले को देखेंगे और साथ ही साथ अवनी बाबू को देखेंगे, यानी अवनींद्रनाथ ठाकुर को भी देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। नोट डाउन करते हुए, नोट्स बनाते हुए आपको आगे बढ़ते रहना। अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले अगर बात करें भारतीय चित्रकला के पुनरुत्थान की, तो देखेंगे कि 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जहां एक ओर भारतीय चित्रकला का ह्रास हो चुका था, वहीं दूसरी ओर यूरोपीय चित्रकला भी भारतीय चित्रकला पे भी प्रभावी होने लगी थी। यानी यूरोपीय चित्रकला भारतीय चित्रकला को जो है कुछ प्रभावित कर रही थी, कुछ प्रभाव छोड़ रही थी। तो ऐसा प्रयास कर रही थी जिसके लिए सरकारी आर्ट कॉलेजों की स्थापना कर दी गई थी। और जब सरकारी आर्ट कॉलेजों की स्थापना की गई तो उस टाइम 1902 से 3 में यहाँ के विद्यार्थियों द्वारा अनेक तैल एवं जल रंगों के चित्रणों की विशाल प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाने लगा, जिसके संदर्भ में पर्सी ब्राउन का कथन है कि यह चित्र अत्यंत भद्दे और कर्कश थे, इसका रेखांकन त्रुटिपूर्ण था और शैली तथा रंग की दृष्टि से यह चित्र अंकुश कलाकारों की कृतियों जैसे थे। कुल मिला के चित्रों के जो आकार को बताया गया, चित्रों की जो वास्तविकता को बताया गया, वो बहुत ही खराब बताया गया। किसके अनुसार? तो ये पर्सी ब्राउन के अनुसार बताया गया। आगे कहा जाता है कि तब यूरोपीय कला पद्धति को भारतीय चित्रकार आत्मसात करने में सफल ना हो सके और उसने इसे ग्रहण करने के लिए, यूरोपीय चित्रकला को ग्रहण करने के उद्देश्य से भारतीय कला का भी विनाश कर डाला। ऐसा कथन कहा जाता है, पर्सी ब्राउन ने कहा है। और मूल रूप से भारतीय चित्रकला का पुनरुत्थान नहीं हो पाया। 1902-3 में अनेक विद्यालय भी खोले गए, अनेक विद्यार्थी इसके लिए प्रभावित भी हुए। अगर बात करते हैं आनंद कुमार स्वामी के अनुसार, तो आनंद कुमार स्वामी ने अपने देश की कला विलुप्ति के संदर्भ में कहा है कि अधिकांशतया तथाकथित अंग्रेजी शिक्षक के द्वारा उत्पन्न रुचियों के परिणाम को कला विलुप्ति के लिए उत्तरदायित्व बताया जा रहा है और यूरोपीय कला का अनुसरण हमारे देश की कला के जीवन को प्रदान ना कर सका। ऐसा कथन किसका है? तो यह आनंद कुमार स्वामी जी का कथन है। याद रखना है, चित्रकला में आनंद कुमार स्वामी जी बहुत फेमस हैं, हर जगह आपको ये मिलते रहेंगे। अब ये कह रहे हैं कि जब यूरोपीय कला हमारा अनुसरण नहीं कर सका, हमारे कला जीवन को जो है कुछ नया प्रदान नहीं कर सका, तो इसके बारे में आगे क्या कहा गया है? तो ये कहा जाता है कि किसी भी क्षेत्र में एकसी स्थिति अधिक समय तक नहीं बन पाती है, अधिक समय तक जो है आधिपत्य नहीं जमा सकती है, जिसके फलस्वरूप कहा जा रहा है कि भारतीय कला के अंतर्गत बंगाल में एक नवीन जागृति हुई, जिसमें कला विकास के नवीन आवश्यकताओं को साथ ही साथ नवीन आशाओं के साथ साथ भारत में आधुनिक कला का सूत्रपात भी हो जाता है। इसे बंगाल में पुनरुत्थान के नाम से जाना जाता है। इसमें E.V. हैवले ने अवनींद्रनाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ ठाकुर, गगनेन्द्रनाथ आदि के अभूतपूर्व योगदान से मूल रूप से इसको स्थापित करने का प्रयास किया। तो भारतीय चित्रकला का पुनरुत्थान बंगाल में हुआ किन किन के सहयोग से? E.V. हैवले, अवनींद्रनाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ ठाकुर, गगनेन्द्रनाथ ठाकुर, इन सभी ने जब अपना सहयोग दिया है तब जाके ऐसा काम हो पाया है। आगे बात करते हैं तो E.V. हैवले के कथन के बारे में कुछ कहा गया है कि E.V. हैवले और अवनींद्रनाथ ठाकुर ने संयुक्त प्रयास से भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में एक नया जीवन संचारित हुआ है। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने अपने शिष्यों को अनेक आदर्शों से अवगत कराया, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत ऐसे शिष्य समुदाय खड़ा कर दिया जो पीढ़ियों से जो है निर्दिष्ट मार्ग पर चलता हुआ कला का विकास और विस्तार करता रहा। इस विकसित कला परंपरा का नाम जो है बंगाल शैली रखा गया। इसे ठाकुर शैली के उपनाम से भी जाना जाता है। याद रखना है, बंगाल शैली को और किस नाम से जानते हैं? तो ठाकुर शैली के नाम से भी इसे वशीभूत किया जाता है, इसे जो है पुकारा जाता है। याद रखना है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। अच्छा, अवनींद्रनाथ ठाकुर के बहुत सारे शिष्यों का नाम पूछा जाता है, जैसे क्षितिज मजूमदार, ये कहाँ से हैं? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दृश्य कला विभाग के शिक्षक रहे हैं। नंदलाल बसु अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्य हैं, शांति निकेतन कलकत्ता के शिक्षक रहे हैं। D.P. राय चौधरी चेन्नई के रहे हैं। के वेंकटप्पा मैसूर कर्नाटका के रहे हैं। पुतिन बिहारी दत्त मुंबई के रहे हैं। शैलेंद्रनाथ डे जयपुर के रहे हैं। मुकुल चंद डे, मनीषी डे, शारदा चरण वकील मूल रूप से दिल्ली कॉलेज में रहे हैं। ऐसे ही समरेंद्र नाथ गुप्ता की बात करें, लाहौर कॉलेज से रहे हैं। सुधीर रंजन खासगी
जागीर की बात करते हैं, लखनऊ से रहे हैं। असित कुमार हल्दर की अगर बात करते हैं, शांति निकेतन, जयपुर और जो है लखनऊ, मूल रूप से चारों जगह इन्होंने देखा है। तो ये कुछ खास इनके चित्रकार हैं जो इनके जो है शिष्य हैं। तो अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्य पूछे जा सकते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, याद रखना है। बंगाल शैली को और किस नाम से जानते हैं? ठाकुर शैली के नाम से जानते हैं। ये डाटा आपको सदैव याद रखना है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो पूछा गया है कि आधुनिक भारतीय चित्रकला के लिए बंगाल चित्रकला शैली का बड़ा महत्व माना जाता है। या आधुनिक भारतीय चित्रकला के बारे में कहा जा रहा है। बंगाल स्कूल का अभ्युदय भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में परंपरागत चित्रकला की पुनः प्राण प्रतिष्ठा का द्योतक माना जाता है। यानी बंगाल स्कूल जो है आधुनिक भारतीय चित्रकला को प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए आगे आती है, ऐसा मान लिया जाता है। और इस परिवर्तन के लिए प्रमुख रूप से अवनींद्रनाथ ठाकुर ही जिम्मेदार माने जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है आधुनिक भारतीय चित्रकला के जन्मदाता कौन है? तो अवनींद्रनाथ ठाकुर हो जाते हैं। उनकी कृतित्व क्षमता का फलांश इनके शिष्यों से प्राप्त किया गया है और उसी का प्रचार प्रसार बंगाल शैली के नाम से खूब अच्छे से हो रहा है। इनके शिष्यों को हमने बताया, नंदलाल बसु, छितिन्द्रनाथ मुजुमदार, डी.पी. रायचौधरी, के वेंकटेश, पुतिनलाल दत्त, शैलेंद्रनाथ डे, मुकुलचंद डे, शारदा चरण उकील, समरेंद्रनाथ गुप्ता, सुधीर रंजन खासगी, असित कुमार हल्दर, ये सारे इनके जो है शिष्य हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं ये सब। और आप जानते ही होंगे कि इनके चाचा का नाम क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें गीतांजलि लिखा, गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ ठाकुर, ये इनके चाचा जी हैं। इनके भाई एक आते हैं गगनेन्द्रनाथ ठाकुर, आप जानते होंगे 1867 से 1938 तक ये रहते हैं। ये भी चित्रकला के लिए बहुत अद्वितीय काम करते हैं। तो आगे अगर हम लोग बात करें तो बंगाल शैली की विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं बंगाल शैली में। तो इस चित्र शैली की प्रेरणा के प्रधान स्रोत जो हैं अजंता, मुगल, राजस्थानी चित्र और जापान, चीन, ईरान एवं यूरोप की कला भी है। यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाल पाती है। तो क्या क्या? अजंता, मुगल, राजस्थानी शैली, साथ ही साथ जापान, चीन, ईरान और यूरोप शैलियों की कला भी यहाँ दिखाई देती है। कहाँ पे? बंगाल शैली में। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात आता है कि ये विशेषता है इस शैली में सरल, स्पष्टता एवं स्वाभाविकता को जो है अच्छे से दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो स्वाभाविकता दिखाई देती है, स्पष्टता दिखाई देती है, सरलता दिखाई देती है। किस शैली में? तो बंगाल शैली की विशेषता है। तीसरा स्टेप कहा जा रहा है कोमल, गतिपूर्ण रेखाओं का प्रयोग खूब अच्छे से यहाँ पे हुआ है। चौथा स्टेप कह रहा है कि शरीर रचना के नियमों में प्राचीन सामान्य पात्र विधान का पालन किया गया है। तो शरीर रचना के नियमों में प्राचीन सामान्य पात्र का जो है मूल रूप से प्रयोग यहाँ किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। ऐसी इसकी विशेषताएं बताई जा रही हैं। पांचवें स्टेप पे बताया जा रहा है कि बंगाल शैली की और क्या विशेषता हो सकती है। तो कहा जा रहा है रंग योजना कोमल और सामंजस्यपूर्ण है, जल रंगों का प्रयोग हुआ है, इसमें वास तकनीकी को और टेम्परा रंगों का प्रयोग खूब अच्छे से किया गया है। तो वास तकनीकी और टेम्परा रंग दोनों का प्रयोग बंगाल शैली में खूब अच्छे से देखने को मिलता है। और जो छठवां स्टेप बताया जा रहा है वो कहा जा रहा है कि प्रायः प्राचीन ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक विषयों के कुछ चित्र घरेलू जीवन से संबंधित बनाए गए हैं। तो प्राचीन ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक विषयों के कुछ चित्र जो है घरेलू जीवन से संबंधित बनाए गए हैं, ऐसा देखने को मिलता है। तो ये बंगाल शैली में देखने को मिल जाता है। आगे बात करें तो बेटा ई.वी. हेवले का योगदान पूछा जा रहा है, क्या क्या है। तो बंगाल शैली में ई.वी. हेवले का योगदान क्या है, इन्हें हम लोग अच्छे से पढ़ने का प्रयास करते हैं। ई.वी. हेवले के बाद हम लोग मूल रूप से अवनींद्र बाबू के बारे में यानी अवनी बाबू के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। ई.वी. हेवले की अगर बात करते हैं तो भारत में हेवले की नियुक्ति जो है 1884 ईस्वी में निर्देशक मद्रास आर्ट कॉलेज के रूप में हुई थी। तत्पश्चात जो है मूल रूप से 1896 ईस्वी में मद्रास से कलकत्ता के आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए। 96 में ये कलकत्ता आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए। और जब वहाँ प्रिंसिपल बने तो यहीं पर उन्होंने अवनींद्रनाथ ठाकुर से मुलाकात हो गई। और जब यहाँ ये अवनींद्रनाथ ठाकुर से मुलाकात करते हैं तो इन्हीं की सहायता से उन्होंने कलकत्ता आर्ट स्कूल में एडवांस डिजाइन क्लास की स्थापना कर दी। किसने? ई.वी. हेवले ने। एडवांस डिजाइन क्लास की स्थापना कहाँ होती है? तो ये मूल रूप से कलकत्ता आर्ट कॉलेज में होती है। उस टाइम उसके प्रिंसिपल कौन थे? ई.वी. हेवले साहब थे। आगे अगर बात करते हैं तो इन्हीं के सहयोग से यानी ई.वी. हेवले और अवनींद्रनाथ ठाकुर के सहयोग से ही बंगाल में एक नवीन कला आंदोलन आरंभ होता है। हेवले ही एकमात्र ऐसे यूरोपियन निर्देशक थे जिन्होंने विद्यार्थियों को इस पद्धति के कला सीखने की त्रुटियों को समझा करके भारतीय जीवन और आदर्शों से पूर्णतः अजंता, राजपूत, मुगल कला की ओर अध्ययन करने के लिए समकालीन चित्रण के लिए प्रेरित किया था। कौन? तो ये ई.वी. हेवले साहब ऐसा काम करने में आगे आते हैं। और आगे अगर हम लोग बात करें तो यद्यप बंगाल में कुछ लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया भी व्यक्त की कि अंग्रेज अपनी कला भारतीयों को नहीं सिखाना चाहते हैं, लेकिन कहा जाता है कि मूल रूप से
हैवले के विश्वास में कहा गया कि भारतीय कला जीवंत एवं मौलिक है तथा विचारधारा से प्रभावित होकर प्रसिद्ध लेखक पर्सी ब्राउन तथा कुमार स्वामी ने अपने पुस्तकों के लेखों के द्वारा भारतीय कला के प्राचीन आदर्शों के पुनर्जीवन की आवश्यकता पर बल देने का काम किया है और इनके विचारों को भी प्रसारित करने का काम किया है। तो किन किन ने किया है? तो पर्सी ब्राउन ने किया है और आनंद कुमार स्वामी ने किया है। इन दोनों ने बंगाल शैली को प्रोत्साहित करने का काम किया है। हैवले ने स्पष्ट किया, यानी ईवी हैवले ने स्पष्ट किया है कि भारतीय कला के सदैव सर्वव्यापी व शाश्वत तत्वों को अपने सर्वमुख आदर्शों के रूप में रखा जाएगा, जबकि पाश्चात्य यूरोपीय कला का रूप भौतिक और नाश्वर से प्रभावित है। भारतीय कला में कलाकारों को दार्शनिक एवं कवि का स्थान दिया गया है। इस विचार से भारतीय कला मध्ययुगीन गोथिक कला के निकटवर्ती मानी जाती है। किसके युगीन? तो मध्ययुगीन गोथिक कला से पास मानी जाती है कुल मिला के भारतीय कला। यदि भारतीय कला की आध्यात्मिकता और जो है कल्पना सौंदर्य में इसमें बहुत सारे अंतर दिखाई देते हैं, उसमें नहीं है, वह एक अधिक भावना प्रेरित कला मानी जाती है, ऐसा बताया जा रहा है। फिर भी हैवले ने जो है कुछ काम और कलकत्ता में किया है। जैसे हैवले ने कलकत्ता में कला विद्यालय के प्राचीन ग्रीक एवं यूरोपीय कलाकारों की नकल करना बंद करवाई और नए अध्यापन पद्धति का प्रारंभ करवाया। कुल मिला के ये नए नए चीज़ों के लिए भारतीयों को सिखाने का प्रयास करते थे। कौन? ईवी हैवले साहब। तो नए अध्यापन पद्धति का प्रारंभ करवाया। उन्होंने अधिकारियों को यूरोपीय चित्रों के संग्रह के स्थान पर उत्कृष्ट भारतीय चित्रों के संग्रह को एकत्रित करने का निर्देश दिया। तो किन्होंने? ईवी हैवले साहब ने कहा कि आप उत्कृष्ट कार्य करिए, उत्कृष्ट भारतीयों के सम्मान के लिए कार्य करिए। इसका निर्देशन मूल रूप से ईवी हैवले साहब बार बार देते रहे, समय समय पर देते रहे। और जब अवनींद्रनाथ ठाकुर से इनका परिचय हो जाता है ईवी हैवले का, तो और क्या होता है? अवनींद्रनाथ टैगोर से परिचय होने के पश्चात हैवले ने कलकत्ता से कला विद्यालय में भारतीय चित्रकला को अलग करके एक विभाग स्थापित कर दिया। उन्हें इस कार्य के लिए नियुक्त कर लिया गया था। यहाँ पर ही अवनींद्रनाथ ने हैगले महोदय की देखरेख में भारतीय चित्रशैली में स्वयं भी अनेक प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया और सभी प्रयोग इनके सफल चित्रों का सृजन भी हो जाता रहा, यानी सभी प्रयोग इनके सफल भी होते रहे। किसके? अवनींद्रनाथ ठाकुर के। किसके महोदय में? यानी हैवले महोदय की देखरेख में मूल रूप से अवनींद्रनाथ ठाकुर ने कला के लिए विशेष काम करना स्टार्ट कर दिया। हैवले तथा अवनींद्रनाथ ने अपने प्रयत्नों से कलाकार विद्यार्थियों का एक छोटा सा दल बनाया, जिसमें गगेंद्रनाथ इनके भाई हैं अवनींद्रनाथ के, देवी प्रसाद राय चौधरी इनके चेले हैं, आप जानते होंगे डीपी राय चौधरी चेन्नई वाले, उकील बंधु सुरेंद्र नाथ गांगुली, नंदलाल बोस, हकीम मुल्ला खान, वेंकटप्पा, शैलेंद्र नाथ डे, समी उज्मा, असित कुमार हलधर तथा बीरेश्वर सेन आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। जो एक छोटा सा इन्होंने दल बनाया था विद्यार्थियों के कलाकारों के समूह का, मूल रूप से उसमें इतने लोग शामिल थे। शैलेंद्र नाथ डे हों, नंदलाल बसु हों, हकीम मुल्ला खान हों, असित कुमार हलधर हों, सुरेंद्र नाथ गांगुली हों, देवी प्रसाद राय चौधरी हों, गगेंद्रनाथ ठाकुर हों, ये सभी लोग जो है इसमें शामिल होते हैं और लगभग सभी को ये अपना शिष्य भी बनवा लेते हैं। आगे बात करें तो हैवले साहब और कुछ काम करते हैं चित्रण के लिए, बहुत खास काम करते हैं। कौन? तो ईवी हैवले ने न केवल चित्रण के क्षेत्र में कार्य किया है, वरन ऐसे कार्टून भी बनाए जो बहुत ही प्रभावशाली थे। इन कार्टूनों के चित्रों के माध्यम से उन्होंने समाज में कुरीतियों पर कठोर प्रहार किया है और इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में पुनरुत्थान कला की कला परंपरा को स्थापित एवं प्रभावित करने में कलाचार्य ईवी हैवले का सदा स्मरणीय योगदान रहेगा। ऐसा डाटा आपको याद रखना है ईवी हैवले के बारे में। इतना डाटा तो आपको याद रखना है कि ईवी हैवले के ही मार्गदर्शन में अवनींद्र बाबू ने मूल रूप से चित्रकला को देखने का प्रयास किया, इसको सहेजने का प्रयास किया, इसको आगे बढ़ाने का काम स्टार्ट किया। तो ईवी हैवले आप जान ही गए कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। ईवी हैवले का संबंध कहाँ से है? तो ईवी हैवले आप जानते हैं यूरोपीय निर्देशक थे, यूरोप से संबंध रखते थे। इन्होंने ही एडवांस डिजाइन क्लास की स्थापना की। कहाँ पे? कलकत्ता कॉलेज में की थी। आप जानते होंगे सबसे पहले मद्रास आर्ट कॉलेज में प्रिंसिपल के रूप में यानी निर्देशक के रूप में 1884 में आते हैं, लेकिन 1896 में मद्रास में हट करके कलकत्ता आर्ट कॉलेज के मूल रूप से प्रबंधक बनाए जाते हैं, प्रिंसिपल बनाए जाते हैं। तो ये कुछ खास डाटा थे जो ईवी हैवले के बारे में आपको हर हाल में याद रखना है। ईवी हैवले की बात खत्म होती है तो हम लोग अवनी बाबू के बारे में बात करना चाहते हैं। अवनी बाबू एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बृहद टॉपिक है आपके सिलेबस का। लगभग 3 से 4 प्रश्न यहाँ से छप ही जाते हैं, लेकिन आपको एक साथ हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। पूरा डाटा आपको शब्दशः याद रखना है। निश्चित रूप से आपसे यहाँ से 4 से 5 प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। आइए देखते हैं अवनी बाबू की अगर बात करें तो अवनी बाबू यानी अवनींद्रनाथ ठाकुर की अगर बात करते हैं तो 1871 से 1951 तक मूल रूप से ये
जिंदा रहते हैं। अवनींद्र बाबू आप जानते होंगे 5 दिसंबर 1951 को इनका देहावसान हो जाता है, यानी इनकी मृत्यु हो जाती है। और चित्रकला के अच्छे चितेरे जाते हैं। नवीन शैली के प्रणेता वरिष्ठ कलाकार अवनींद्र बाबू का निधन होता है। पहले जन्म की बात कर लेते हैं। अवनींद्र ठाकुर का जन्म 1871 में, ये कई बार पूछा गया बेटा, 1871 में कहाँ? जोंडा साकू के ठाकुर परिवार में हुआ था। जोंडा साकू कहाँ पे है? ये बंगाल वाला क्षेत्र होता है। रविंद्रनाथ उनके चाचा थे। उन्होंने प्रारंभिक कला शिक्षा इटालियन कलाकार गिल हार्डी से ली थी। किन्होंने? अवनींद्र बाबू ने गिल हार्डी से जो है मूल रूप से चित्रकला की प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की थी। अवनींद्र ने अपनी विशिष्ट चित्रकला को प्रारंभिक किया और अतः उसे कहा जा सकता है कि वो आधुनिक चित्रकला के प्रवर्तक और प्रेरणा स्रोत थे। कौन? अवनींद्र बाबू। उन्होंने विद्यापति और चांडीदास के गीतों के दृष्टांत चित्र बनाने के लिए आगे आए। राजस्थानी और मुगल शैलियों में गंभीर अध्ययन के पश्चात उन्होंने भारत माता और बुद्ध जन्म, बेटा ये याद रखना है, भारत माता चित्रण कई लोगों के साथ आता है, लेकिन भारत माता चित्रण एक खास ये भी है कि अवनींद्र बाबू ने भी बनाया है। तो भारत माता चित्रण, बुद्ध जन्म, गणेश जननी, बुद्ध और सुजाता, महापुराण और तिच्छित रचिता, संध्यादीप, ताजमहल, औरंगजेब और शाहजहां की, तो ताजमहल, औरंगजेब और शाहजहां की मौत को अच्छे से इन्होंने बनाया है, जिसमें सबसे ज़्यादा बार जो क्वेश्चंस पूछा गया, बुद्ध और सुजाता, भारत माता, गणेश जननी, बुद्ध जन्म, ये डाटा इतना बार पूछा गया, क्या बताया जाए। अवनींद्र बाबू से सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चंस यहीं से बना है, तो ये आपको हर हाल में याद रखना है। अवनींद्र बाबू आगे कहते हैं कि जो ये शैली यूज करते हैं वो भारतीय शैली थी और इससे प्रेरणा प्राप्त करके उन्होंने अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ ठाकुर के सहयोग से इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक एक नवीन संस्था को भी मूल रूप से एस्टेब्लिश किया था। कब? 1907 में। तो 1907 में गगनेंद्र नाथ ठाकुर और अवनींद्र नाथ ठाकुर ने मिलकर के इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की भी स्थापना कर दी। और जब इसकी स्थापना हो जाती है तो कहा जाता है आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना की जागृति हो जाती है। किससे? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से। तो इसके इस्टेब्लिश किसने किया? तो गगनेंद्र नाथ ठाकुर ने किया और मूल रूप से अवनींद्र नाथ ठाकुर ने किया, दोनों ने मिलकर के किया है। ये एक बहुत ही फेमस दृश्य बेटा याद रखना है। धूमकेतु की झोपड़ी में अभय देवी ये जल रंग है और जल रंग में बनाया गया है। अवनींद्र नाथ ठाकुर इसके रचनाकार हैं। क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। अवनी बाबू से एक क्वेश्चन और बार बार पूछा जाता है कि अवनी बाबू ने रंगों के पतले वास को, जो वास होता है आप जानते हैं ब्रश होता है, पतले ब्रश को जो तकनीकी विकसित की उसकी कुछ क्षेत्रों में प्रशंसा हुई, परंतु श्री आनंद कुमार स्वामी ने उस तकनीकी की आलोचना भी की है। बहुत सारे लोग उसकी प्रशंसा किए, लेकिन आनंद कुमार स्वामी उसकी जो है आलोचना करने से भी नहीं चूकते हैं। वो कहते हैं कि इस वास तकनीकी में वातावरण और ऋतु संबंधित प्रभाव हैं वो भी दिखाई देते हैं, जिसमें रंगों के विभिन्न बालों का बड़ा ही आकर्षण व कलात्मक प्रयोग हुआ है। तो मूल रूप से वास तकनीकी को, और वास तकनीकी के जनक तो आप जानते ही हैं अवनींद्र नाथ ठाकुर ही हैं। अवनींद्र नाथ ठाकुर के जो तकनीकी है वास तकनीकी, इसकी आलोचना किसने की है? तो आनंद कुमार स्वामी ने की है, ऐसा याद रखना है आपको। अवनी बाबू की अगर बात करते हैं तो अवनी बाबू ने 1898 से 1905 ईस्वी तक कलकत्ता के विद्यालय में उप प्रधानाचार्य के रूप में काम किए हैं। कौन? अवनी बाबू। और 1905 से 1915 कई लिखा है, कई जगह 11 लिखा रहता है। 1905 से 1911 तक के प्रधानाचार्य के पद में भी मूल रूप से कलकत्ता कला विद्यालय में रह चुके हैं। कौन? अवनी बाबू। साथ ही साथ कलकत्ता विश्वविद्यालय में ललित कला संकाय के बागेश्वरी प्रोफेसर के पद पर भी मूल रूप से अवनी बाबू ने काम किया है, उसको भी सुशोभित करने का काम किया है और इस पद पर भी उन्होंने कार्य किया है। इसके आख्यानों, लेखों तथा पुस्तकों में भारतीय कला के प्रति सभी प्रबुद्धों में एक नवीन सौंदर्य भावना की उत्पत्ति मूल रूप से अवनींद्र बाबू ने की है। अगर बात करते हैं अवनींद्र बाबू से और क्या क्वेश्चंस, तो आप जानते ही होंगे इनमें भारतीय शिल्प के षडांग पर लिखी एक पुस्तक है जो सर्वाधिक विख्यात हुई है। इससे भारतीय कला का मर्म समझने में पर्याप्त सहायता मिल जाती है। तो अवनींद्र बाबू का आप जानते होंगे देहावसान कब होता है? 5 दिसंबर सन 1951 को इनका देहावसान हो जाता है। 5 दिसंबर 1951 को अवनी बाबू गौलोकवासी हो जाते हैं और भारतीय कला एवं संस्कृति में एक वरिष्ठ कलाकार की मृत्यु होती है। एक अपूरणीय क्षति होती है, अविस्मरणीय पल होता है वो, और बहुत ही ज़्यादा जो है दुखद पल होता है। तो मूल रूप से जो डाटा बार बार पूछा जाता था उसे आपको यहाँ सहेजने का प्रयास किया गया है। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा।
अगले टॉपिक में हम लोग गगनेंद्र नाथ ठाकुर के बारे में देखेंगे। गगनेंद्र नाथ ठाकुर हों, यामिनी राय हों, अमृता शेरगिल हों या फिर देवी प्रसाद राय चौधरी हों, असित कुमार हल्दर हों, नंदलाल बसु हों, तो इन सभी को भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन्हें एक साथ देखने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।